मुझे स्टारगार्ड नाम की डिसीज़ है। ये एक रेयर डिसीज़ है। चर्चा के दौरान मुझे महसूस हो रहा है कि आप बोलने में भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको। स्टैमरिंग मतलब हकलाना, ये एक प्रकार की हिडन डिसेबिलिटी होती है। आमतौर पे किसी को होती है तो दिखती नहीं है। माइंड के लेवल पर या कंसाइसनेस के लेवल पर इसका भी कुछ प्रभाव रहा है? मेरे साथ में ये था कि मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट थोड़ा सा बोल्ड था। मैंने काफ़ी रिस्क लिए हैं। कॉलेज टाइम से मैं काफ़ी इसमें ठीक था। सोशल मीडिया का कितना कनेक्शन रहा आपकी इसी पढ़ाई को लेकर? डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? तो एजुकेशन के लिए तो बहुत है, मतलब अच्छी चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बीजीटी मीडिया और हम इस वक्त मौजूद है बालाघाट मुख्यालय से लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित बगदरा गांव में। यहां के एक होनहार युवा ग्लेक्सी नकपुरे का एमपीपीएससी 2022 में फाइनली चयन हो चुका है और वे डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस तरह का उनका प्रिपरेशन रहा है, कैसे उन्होंने पढ़ाई की है और आने वाले जो युवा है उनको किस तरह का मैसेज वो देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम उनके घर की तस्वीरें दिखाते हैं। ग्लेक्सी के फादर यहाँ पर मौजूद है और उनसे संबंधित उनके मित्र और टीचर्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है और गांव के कुछ युवा दोस्त भी ग्लेक्सी के यहाँ पर मौजूद है। तो आइए हम सीधा आपको लेकर चलते हैं ग्लेक्सी जी के पास। ग्लेक्सी जी यहाँ पर बैठे हैं। चूँकि रिज़ल्ट आने के बाद काफ़ी खुशी महसूस हो रही होगी इस परिवार में, तो लगातार कंटिन्यूसली जो है इन्हें जो है कांग्रेचुलेसन की बधाई के लिए लोग लगातार इनके घर पर पहुंच रहे हैं और इसी बीच हम यहां पर पहुंचे। तो ग्लेक्सी जी, हम चर्चा की शुरुआत, पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि आप चयनित हुए डिप्टी कलेक्टर पद पर, क्या आप महसूस कर रहे हैं और इस फीलिंग को आप कैसे बताना चाहेंगे दूसरे युवाओं को? मैं काफ़ी हैप्पी फील कर रहा हूँ, स्पेशली मेरी फैमिली में हैप्पीनेस को देखते हुए। मेरी बुआ बैठी हुई है सामने, बड़ी बुआ, और ऐसे ही मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, तो मेरी फैमिली में काफ़ी डिज़ायर थी कि मेरा एक दिन सिलेक्शन हो और फाइनली वो दिन आ चुका है। तो मैं काफ़ी हैप्पी फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली को हैप्पी देखते हुए। बताएंगे ये जो तैयारी आपकी रही, किस तरह की रही, किस तरह का आपका प्रिपरेशन, अगर दूसरे युवाओं को भी आप अगर प्रिपरेशन की कोई टिप्स देना चाहेंगे तो वो कैसी होना चाहिए? राइट, सबसे पहले मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मेरा स्कूलिंग बालाघाट से हुआ है। एमसीएस पब्लिक स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी 12th तक की शिक्षा करी है। उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन करा है। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं मुझे प्रिपरेशन करते हुए, और ये मेरे सेकंड अटेम्प्ट का रिज़ल्ट था, जो 2022 का रिज़ल्ट था। आपकी आंखों को लेकर, आपके आइज़ को लेकर कुछ प्रॉब्लम की बातें सामने आ रही, किस तरह की ये आपको बीमारी थी, कब पता चला इसके बारे में और कितनी दिक्कतें इसकी वजह से आपको प्रिपरेशन में उठानी पड़ी, खास करके एमपीपीएससी की इस तैयारी को लेकर? यस सर, मुझे स्टारगार्ड नाम की डिसीज़ है। ये एक रेयर डिसीज़ है। आँखों में एक लाइपोफुसीन नाम का केमिकल बनता है स्टारगार्ड डिसीज़ के कारण। इसमें कुछ जीन्स म्यूटेट हो जाने के कारण ये इशू आता है। इस कारण आँखों का सेंट्रल विजन डिक्रीज़ होता है। इसी को मैक्यूलर डिजेनरेसी भी कहा जाता है कि रेटिना का सेंटर पार्ट जो है डिजेनरेट हो रहा है। मेरा ये मानना है कि ये एक सिर्फ चैलेंज था मेरी प्रिपरेशन के टाइम में। मैंने कभी इसको अपनी वीकनेस के तौर पे नहीं लिया। जैसे मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं करने के चीज़ों को। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैं दिल्ली में था तो मैं कहीं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे मेट्रो का मैप नहीं दिख रहा है कि राजीव गांधी चौक कहाँ पे या फिर न्यू दिल्ली कहाँ पे है। तो मैं फ़ोन अपना ओपन करूँगा, कैमरे से मैं फ़ोटो लूँगा, जूम करूँगा और मैं खुद देख लूँगा। ऐसे ही बहुत सारे असिस्टिव डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि मैंने डूम मैग्नीफायर का यूज़ किया अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लैपटॉप में वॉइस ओवर का फीचर होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हैं इन केस आपको पढ़ने में दिक्कत जा रही है। तो ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को आप कहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तो ये डिसेबिलिटी कोई हर्डल नहीं रहेंगे आपके लिए। ये जो रेयर डिसीज आपने बताया, इसको लेकर आपको हेल्प की कुछ ज़रूरत पड़ी होगी। किसने किसने आपकी इस पढ़ाई को लेकर खास करके मदद पहुंचाई? फैमिली की ओर से किस तरह का सपोर्ट रहा? यस, मुझे क्लास 7th में ये आइडेंटिफाई हुआ था कि मेरा वज़न डिक्रीज़ हो रहा है।
फिर मेरे फादर ने मुझे शंकर नेत्रालय ले गया था, चेन्नई में ये हॉस्पिटल है। वहाँ पे जाके पता लगा कि एक मैक्यूलर डिजेनरेसी आपको है। उसके बाद 12 तक के सब कुछ ओके था, बिकॉज ये एक ऐसी डिसीज़ जिसमें विद एज विज़न डिक्रीज़ होता है। 7 तक के सफिशिएंट विज़न था। फिर 12th के बाद पापा ने काफ़ी मेरी हेल्प की थी। 12th के बाद मैं कुछ हॉस्पिटल्स मैंने विज़िट किया था, वहाँ से मैंने सजेशंस लिया। 2022 में मैं हैदराबाद गया हुआ था। पापा ने कहा था कि वहाँ पे जाके तुम्हें दिखाना है, और सपोर्ट में भाई ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया था, क्योंकि 2021 में पता लगा कि मुझे स्टारगार्ड है। और स्टारगार्ड में क्या होता है कि इस एज तक के विज़न काफ़ी डिक्रीज़ हो जाता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरा विज़न अब तक की डिक्रीज़ नहीं हुआ है। मुझे एग्जैक्टली इसका रीज़न भी पता करना है कि एग्जैक्टली क्या इशू है इसमें। सो पापा और भाई का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। आपसे चर्चा के दौरान मुझे महसूस हो रहा है कि आप बोलने में भी थोड़ा सा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपको। ये भी कोई डिसीज़ है? सर एक कैटेगरी होती है, उसको बोलते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्टैमरिंग मतलब हकलाना, ये एक प्रकार की हिडन डिसेबिलिटी होती है। आमतौर पे किसी को होती तो दिखती नहीं है। सेम जब मैं दिल्ली में था, स्टार्टिंग में मुझे 12 तक का तो स्टैमरिंग थी। दिल्ली जाने के बाद ऑलमोस्ट 1 साल, क्योंकि वहाँ पे मैं हिंदू कॉलेज में था तो काफ़ी इन्वायरमेंट वाइब्रेंट था, मैं बहुत पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट मैं हॉस्टल का वाइस प्रेसिडेंट भी था, तो मैंने काफ़ी वहाँ इवेंट वगैरह में पार्टिसिपेट किया और ऑलमोस्ट 80% अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर ली थी। फिर कोविड आने के बाद मैं घर आया और घर में मेरा इंटरेक्शन नहीं था, तो मेरी स्टैमरिंग काफ़ी पीक पे चली गई थी। इनफैक्ट MPPSC भी मैं नहीं बोल पा रहा था, ये काफ़ी सीवियर था। मैंने किसी को बताया नहीं है, फैमिली में भी कभी इसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया कि मुझे इशू है। और ये एक ऐसा इशू है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता, काफ़ी सारे लोग इसको लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर मैंने तकरीबन 3 साल कुछ एप्लीकेशन जैसे कि फ्री फॉर टॉल्क, वहाँ पे आपको स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अमेरिका, सम यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ के लोगों से मैंने रोज़ तकरीबन 40 मिनट 50 मिनट जो है बात करी है। उससे क्या किया कि मैं अपनी जो फ्लुएंसी उसको सेव कर पाया। एंड स्टिल मैं मेंशन करना चाहूँगा, अभी भी मेरे लिए बोलना कोई इजी टास्क नहीं है। काफ़ी सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे यूज़ करनी हो रही है। मैं अभी कुछ चीज़ों को अपने माइंड में रखा हूँ, तब जाके मैं प्रॉपर्ली बोल पा रहा हूँ। तो काफ़ी मैंने अपनी स्टैमरिंग पे काम किया है। आपको मेरे वीडियोस भी मिल जाएंगे कितनी मुझे स्टैमरिंग का इशू था। ये मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड कर रखा है, और मेरे चैनल पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, अराउंड 100 वीडियोस हैं, और जहाँ पे मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा है स्टैम्पिंग के बारे में। प्रॉब्लम हिडन हो या फिर ओपन हो, जिस तरह की प्रॉब्लम आप फेस करके इस तरह के प्रिपरेशन करके आप आगे बढ़े, इस पद पर पहुँचे, माइंड के लेवल पर या कंसाइसनेस के लेवल पर इसका भी कुछ प्रभाव रहा है? माइंडसेट तो काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है। मेरे साथ में ये था कि मेरा स्टार्टिंग से माइंडसेट थोड़ा सा बोल्ड था, मैंने काफ़ी रिस्क लिए हैं। कॉलेज टाइम से मैं काफ़ी इसमें ठीक था, बट अगेन मैं अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं कर पाया था, भले मैं कितना बोल्ड हूँ। तो अभी भी मैं इसको ओवरकम नहीं कर पाया हूँ, बट मैंने काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव कर लिया, और इस डायरेक्शन में मैं काम कर रहा हूँ। माइंडसेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। पर्टिकुलरली आपने कब ये गोल या टारगेट जो है सेट कर लिया था आपने, कब आपको एहसास हुआ, फील हुआ कि इसको महसूस करते हुए आगे बढ़ना है? स्टैमरिंग का स्टैमरिंग तो सर एक ऐसी फील्ड है जिसमें मैं खुद को मतलब जान रहा हूँ। इनफैक्ट अभी जब मेरे इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैं पिछले 6 महीने से एक स्टॉप स्टैमरिंग मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा था। उसमें मेरे कुछ क्लाइंट्स होते थे इंडिया के, जिनके कुछ इंटरव्यूज़ है या फिर कोई IT कंपनी में है, तो मैं उनको गाइड कर रहा था। तो 6 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 99% को ठीक कर लिया था। फिर इंटरव्यू के 1 महीने पहले अगेन मेरी स्टैमरिंग वापस आ गई थी, बिकॉज इसमें ब्रेन के 2 पार्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो ब्रोकिया और वर्निकीज़। तो वर्निकीज़ तो प्रॉपरली काम करता है, बट ब्रोकिया और स्पीच मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। तो बिकॉज ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल रीजंस मेरा स्टैमरिंग जो है दोबारा से होना स्टार्ट हो गया था। तो इंटरव्यू के 1 महीने पहले जब मेरा स्टैमरिंग दोबारा से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने अगेन कहीं मेरी स्टैमरिंग हो रही थी, मैंने प्रैक्टिस को डबल कर दी। मैंने इनफैक्ट
तकरीबन 45 मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। इतने मॉक इंटरव्यूज़ कोई देता नहीं है MPPSC में। मॉक इंटरव्यू देने का फोकस केवल ये था कि मैंने अपनी स्टैमरिंग को इतना ठीक करनी है कि वो एकदम परफेक्ट लगे, एंड उसी का रिजल्ट था कि मुझे कभी भी जो मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में कभी स्टैमर नहीं हुआ। डिजिटल रिवॉल्यूशनर वर्क चल रहा है इस समय दुनिया में, और साथ में फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की ओर भी देश और दुनिया बढ़ रही है। इस बीच सोशल मीडिया का कितना कनेक्शन रहा आपकी इस पढ़ाई को लेकर, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए भी आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया सी लाइक इट डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कहीं आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अवॉइड ही करना है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका माइंड स्टेबल रहता है। मेरा भी माइंड स्टेबल नहीं है, मैं भी पढ़ाई को और सोशल मीडिया को बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। तो कहीं आप बैलेंस करने की कंडीशन में नहीं है तो आपको उसको अवॉइड ही करना है। आपका अकाउंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। प्रिपरेशन के लिहाज से क्योंकि उसका कुछ काम ही नहीं है ना। अच्छा। आप यूट्यूब पे रहिए, आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखिए, उसका तुम्हारा काम है, तुम्हारी एग्ज़ाम को क्रैक करने में काफ़ी हेल्प मिलेंगी उससे। यूट्यूब की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस दौर में, क्योंकि यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे युवा जो है पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, यूट्यूब तो सब कुछ है ऑलमोस्ट। आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरी MPPSC का कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, UPSC का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो एजुकेशन के लिए तो बहुत है, मतलब अच्छी चीज़ है, यूज़फुल चीज़ है। मम्मी पापा और परिवार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरी मम्मी नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी 2010 में, और मेरे पापा हैं, मेरा एक बड़ा भाई है, और बड़े पापा हैं मेरे। बड़ी मम्मी ने मेरी काफ़ी हेल्प करी थी जब मैं बचपन में था, और बस। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर जैसे पद पर एक छोटे से गांव से आप निकलकर सामने आए हैं, क्योंकि आज का युवा हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं राह भी भटकते हुए नज़र आ रहा है, इस बीच कुछ अच्छा भी कर रहे हैं युवा, देश के भविष्य है, इनके लिए कोई आपका संदेश? सबसे पहली चीज़, मेरा कहीं सिलेक्शन हुआ है तो इसे ग्लैमराइज नहीं करना चाहिए। मेरा भी जब सिलेक्शन हुआ तो DJ लाया गया, बहुत सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा है कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, बट मैं बस एक सरकारी कर्मचारी हूँ। जब हम इसको ग्लैमराइज करते हैं तो इसके सोसाइटी पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो ग्लैमराइज बिल्कुल नहीं करना है। मेरा जस्ट एक सिलेक्शन हुआ है, मैं एक आम इंसान हूँ। ये इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक फील्ड है जो अच्छी है, और ऐसी ही मल्टीपल अच्छी फील्ड है। आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाइए, आप कुछ वहाँ पे अच्छा करिए, आप फाइनेंस के फील्ड में जाइए, कुछ अच्छा करिए। केवल एक फील्ड को ही मत समझिए कि यही जो है सब कुछ है और इसी में करियर है, बाकी में करियर नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, इसमें भी कुछ स्कोप नज़र आ रहे हैं युवाओं के लिए? यस, ये एरा ही उसका है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल। हाँ, सो यस। तो ये गैलेक्सी नगपुरे है, ग्राम बगदरा के रहने वाले हैं, और ग्लैमर्स की दुनिया से दूर रहते हुए एक गंभीर बीमारी से जूझते हुए इन्होंने MPPSC 2022 की इस परीक्षा में सफलता अर्जित की और इस मुकाम पर पहुँचे हैं। आगे और भी हम ऐसे ही युवा, ऐसे ही अभ्यर्थी जो कठिन से कठिन परिश्रम करते हुए, प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे, और उनके माध्यम से भी हम बालाघाट के युवाओं को, बालाघाट के बच्चों को एक संदेश देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए BGT मीडिया के साथ।